नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रश्मि और मैं आप सबका अपने अपराजित नया चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका मतलब अगर आप भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो हर व्यक्ति से है। अब वो विषय क्या है? वो विषय है आपका सिविल मैटर, सिविल मामला। अगर आप भारतवर्ष में पैदा होते हैं तो कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ कोई ना कोई सिविल मामला चलता ना हो। कहीं 1 मामले हैं, कहीं 2, कहीं 4, कहीं बहुत सारे मामले हैं। तो क्यों ना हम जो है इस सिविल मामले को जानने के लिए जो इसके लिए कानून बनाया गया है उसके बारे में जानें। तो हम इस पूरे कानून को 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इसके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी जो टेक्निकल बातें हैं उसको समझेंगे और दूसरा हम एक लेमैन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो है अपने सिविल मैटर को जाने और जब अगर कोई सिविल विवाद हो जाता है तो उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या प्रोसीजर होगा, कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो हम सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 एक्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, जो हमारे सिविल मैटर को बताता है। देखिए, जब भी आप किसी कोड को, एक्ट को या किसी भी लॉ के किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए, तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए उसके नाम से। अगर आप उसके नाम से शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये वो एक्ट, वो कोड किस पर्पज़ से आया है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या बातें लिखी गई हैं, ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे इसके नाम से, क्योंकि इसका नाम जो है अपने आप में क्वेश्चन बैंक है। बहुत बार स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं समझते हैं, लेकिन ये नाम ही केवल सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक्ट नंबर 5 ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसमें इसको समझेंगे और जानेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम इसको पढ़ेंगे 2 पार्ट में। इस पूरे नाम को हम 2 पार्ट में बाँटेंगे। पहला है कि हम जो सिविल शब्द है उसकी व्याख्या करेंगे कि सिविल क्या है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कोड क्या है, 1908 की हिस्ट्री क्या है और एक्ट नंबर 5 का मतलब क्या है और कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिविल क्या है। देखिए, कोई भी मामला जब बनता है तो क्यों बनता है, कोई भी विवाद होता है क्यों होता है, इसके पीछे जो है एक रीजन है। क्या रीजन है? पहले आप ये जानिए कि कोई विवाद होता ही क्यों है। आप एक मनुष्य हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक मानव हैं और प्राणी मात्र के रूप में आपने धरती पे जन्म लिया है। इस नाते आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार, अभी आप ये भूल जाइए कि आपके पास कोई कानून है जो लिखित में है। ये अधिकार आपको जो है केवल मनुष्य होने के नाते बाय बर्थ मिलते हैं। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको हम कहते हैं मूलभूत अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और इसको हम जब कोडिफाइड कर दिया जाता है, जब वो उन चीज़ों को लिखित में कहीं रख दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार। ये राइट्स आपके इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, इतने महत्व के होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम इन अधिकारों का त्याग करके जीवन बिता लें, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए इतने मूलभूत हैं, इतने फंडामेंटल हैं कि इसके बिना एक व्यक्ति जो है अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जब हमारे पास इतने सारे अधिकार होंगे और हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं जो हमारे शरीर को और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। जब हमारे पास कोई लिखित कानून नहीं था, तब भी हमारे पास बहुत सारे अधिकार थे और उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई नियम, कोई व्यवस्था बनी थी। तो जब आपके पास अधिकारों की संख्या ज़्यादा होगी या जब आपके पास कोई भी अधिकार होगा, जब आपके पास संपत्ति होगी, चोरी तभी होगी। तो जब आपके पास अधिकार होंगे तो विवाद भी होगा। उसको लेने वाला, उसको छीनने वाला, उसके आपके अधिकारों में कमी करने वाला भी कोई ना कोई व्यक्ति होगा ही होगा। तो जब आपके बहुत सारे अधिकारों में से, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके बहुत सारे अधिकारों में से 2 अधिकार ऐसे हैं, ये 2 अधिकार कौन हैं? एक तो है आपका पद से संबंधित अधिकार, आपका ऑफिस राइट और दूसरा है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड अधिकार, आपकी संपत्ति से संबंधित अधिकार। ये जो अधिकार 2 अधिकार हैं ऐसे, जिनको हम एक अलग उस पे पढ़ते हैं, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। ये सिविल प्रोसीजर कोड आपके इन्हीं दोनों राइट का प्रोटेक्शन करता है। अब आप ये सोचते हैं कि ये 2 अधिकार ही केवल जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड, इतना बड़ा कोड हमको पढ़ना पड़ता है, तो ये 2 ही शब्द जो है ये क्या हैं?
तो ये दो शब्द जो है इतने महत्व के हैं कि इन दोनों शब्दों पे ही बहुत सारे आपके कानून बनाए गए हैं। इन दो शब्दों की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे लॉज हैं, जिनका नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, जितने आपके पर्सनल लॉज हैं, जितने भी आपके सिविल नेचर के मामले हैं जो आपके इन अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो सिविल लॉज हैं, और इसके प्रोटेक्शन के लिए आप पढ़ते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो देखिए ये दो अधिकारों, ये हमें कैसे पता चला कि हमारे पास यही दो अधिकार हैं? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 9 स्पष्टीकरण 1 का हम पढ़ते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारे सिविल मामले होंगे वो पद से और संपत्ति से, ऑफिस से और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर होंगे, और ये मैटर जो है, दो मैटर जो है, ये किसी धार्मिक मामले पे पूर्ण रूप से अवलंबित हैं तो हम उनको सिविल मामला समझेंगे। धार्मिक कार्यों और धार्मिक कृत्यों से संबंधित जो भी मामले हैं, हमारे स्पिरिचुअल रीतिज और सेरेमनीज जो हैं, उनको भी हम सिविल मानेंगे। ये पढ़ने के लिए, ये पढ़ने से पहले हम चलते हैं इसका सेक्शन 9 का सबसे पहला जो भाग है उसको पढ़ने। देखिए जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आप बेयर खोल के बैठिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको ये समझ आएगा कि कहाँ कौन सी बात लिखी गई है, और मैं जो बोल रही हूँ कहीं उसमें गलती ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए। तो इसमें लिखा गया है कि आपका जो सिविल कोर्ट है वो सभी मामलों का संज्ञान करेगा सिवाय उन मामलों के जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हैं। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हैं। कोर्ट उन सभी मामलों का संज्ञान करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। अभी कॉग्निजेंस क्या है? कॉग्निजेंस हम पढ़ते हैं, संज्ञान हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते थे सीआरपीसी के सेक्शन 190 में, 190 में। अब हमारे पास बीएनएसएस है जिसमें हम 210 में, धारा 210 में बताया गया है कि कोर्ट किन किन मामलों का संज्ञान लेती है। तो वहां जो है हमारे क्रिमिनल लॉ में कोर्ट जो है 3 तरीके के मामलों का संज्ञान लेती है। एक है कंप्लेंट पे, दूसरा है पुलिस रिपोर्ट पे, और तीसरा है जो है कोई व्यक्ति कंप्लेंट करने जाता है, कोई व्यक्ति सूचना देता है तो। लेकिन यहाँ जो है, जो हमारे सिविल प्रोसीजर में है, सिविल प्रोसीजर में कोर्ट केवल 2 तरीके के मामलों का संज्ञान लेती है। वो मामले हैं हमारे पद से संबंधित और वो है हमारे संपत्ति से संबंधित। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोर्ट संज्ञान लेती है। अब इसमें ये नेगेटिव सेंस में कहा गया है कि जब तक एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड ना हो। बार्ड का मतलब क्या होता है कि आपके इसी प्रोसीजरल कोड में 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि वहां जो बातें लिखी गई हैं वो उसको एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया गया है, जैसे सेक्शन 4, सेक्शन 5। इस पूरे प्रोसीजर कोड का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ये कहता है कि ये इन मामलों में सिविल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होगा। वो मामले क्या हैं? देखिए सेक्शन 4 ये कहता है सेविंग्स, व्यावृत्तियां आपके हर जनरल लॉ में। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास लॉ के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के कानून हमारे पास हैं, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा, रिपीट होगा। तो हम चलते हैं ये पढ़ने, ये समझने कि हमारे पास कानून कितने प्रकार के हैं। तो हमारे पास है एक जनरल लॉ, दूसरा है स्पेशल लॉ, स्पेसिफिक लॉ, तीसरा है लोकल लॉ और चौथा है पर्सनल लॉ। जनरल लॉ का मतलब ये होता है कि जो कानून, जो लॉज बनाए जाते हैं वो पूरे भारत भर में लागू होते हैं। अब ये जो जनरल लॉ होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, ये हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, हमारा भारतीय न्याय संहिता है, हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ये सारे जो हमारे बड़े लॉज हैं ये पूरे भारत भर में किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो उसके ऊपर लागू होता है। दूसरा है हमारे पास स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ या स्पेसिफिक लॉ। स्पेशल लॉ का मतलब ये होता है कि एक वर्ग विशेष, एक व्यक्ति विशेष के लिए जो कानून बनता है, जैसे SC/ST एक्ट है, जैसे हमारे पास वुमेन्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे चिल्ड्रंस के लिए जुवेनाइल जस्टिस लॉ बनाया गया है। ये सारे जो हमारे लॉज हैं ये हमारा होता है स्पेसिफिक लॉ। दूसरे हमारे पास है लोकल लॉज। लोकल लॉज का मतलब ये होता है कि देखिए जब सारे ही मामले, सारी ही समस्याओं को एक जगह केंद्रीकृत कर दिया जाएगा, सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाएगी। तो ये पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, और इसको हम अलग अलग स्टेट में, कुछ मामले ऐसे हैं जैसे यूपी के लिए अलग कानून बनाया गया है जो उसके लोकल क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करे।
तो ये हमारे लोकल लॉज होते हैं। एमपी के लिए अलग है, राजस्थान के लिए अलग, हर स्टेट का अपना कुछ कानून होता है जो उसकी छोटी छोटी समस्याओं को सुन सकता है। सारे ही मामले आपके एक ही सेंट्रल लॉ नहीं सुन सकता। चौथा है हमारे पास पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि एक धर्म विशेष से संबंधी जो कानून होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून। वो कौन से हैं? हमारे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पर्शियन लॉ, ये सब हमारे जो है वो पर्सनल लॉ हैं। अब इनमें हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो जनरल लॉ है। वो जनरल लॉ इसलिए है कि पूरे भारत भर में लागू होता है। कुछ ट्राइबल एरियाज और पहले जम्मू एंड कश्मीर इसमें नहीं था, अब जम्मू एंड कश्मीर भी है, और कुछ ट्राइबल एरियाज पे अमेंडमेंट के साथ लागू होता है। तब हम बात ये करते हैं कि हमारा जो सेक्शन 9 ये कह रहा है कि हम एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड करते हैं। किनको बार्ड करते हैं? वो मामले जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में बताए गए हैं। सेविंग्स, सेक्शन 4 जो है हमारा सेविंग्स बताता है कि जितने भी लोकल लॉज होंगे और जितने भी हमारे स्पेशल लॉ होंगे उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा कोड है उनके कार्य क्षेत्र को, उनके क्षेत्राधिकार को, उनके जुरिस्डिक्शन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। उनके जुरिस्डिक्शन में कोई ये जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये वो अपना काम अलग तरीके से करेंगे और ये प्रोसीजर कोड अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन जहाँ ये जो हमारे स्पेशल लॉ, लोकल लॉज होते हैं, जो जहाँ वहाँ अधिकारों की बात जो है साइलेंट होती है, नहीं होती है, वहाँ हमारा मामला जो है सिविल कोर्ट में जाता है। तो आपको समझने की बात ये है कि हमारे लोकल लॉ और स्पेशल लॉ पे सिविल प्रोसीजर कोड जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, प्रतिबंध नहीं लगाता। वो अपना काम करते हैं और ये प्रोसीजर कोड अपना काम करता है। दूसरी बात ये है कि हमने इस लाइन को पूरा समझ लिया कि सिविल कोर्ट हमारे जो है वो सभी मामलों का संज्ञान लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। वो कॉग्निजेंस जो है 2 तरीके के मामलों पे बार्ड होगा। सेक्शन 5 हमारा ये कहता है कि हमारे जो रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट के जितने भी मामले हैं, लोकल लॉ के जितने भी मामले हैं, स्पेशल लॉ के जितने भी मामले होते हैं, स्पेशल लॉ तो नहीं खैर, लेकिन लोकल लॉ के जितने मामले, तो उनका नेचर जो है सिविल होता है। सेक्शन 5 हमारा ये कहता है कि हमारे रेवेन्यू कोड पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कोड का मतलब होता है, राजस्व कोड जो है हमारे उन मामलों को सुनती है जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड के प्रॉफिट से, उन पे कोई रेंट आ रहा है, उनसे कोई रेवेन्यू, कोई राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो रेवेन्यू, रेंट और प्रॉफिट जब हम एग्रीकल्चरल लैंड से लेते हैं तो उस मामले में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो मामला हमारा रेवेन्यू कोर्ट देखेगी। ये हर स्टेट में अलग अलग बनाया गया है। ये हैं तो सिविल नेचर के, लेकिन इनको सिविल कोर्ट में ले जाने की बजाय हम रेवेन्यू कोर्ट में ले जाते हैं। जब रेवेन्यू कोर्ट हम आपको बताएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। अभी का आप केवल इतना समझिए कि रेवेन्यू कोर्ट जो है तहसील स्तर से लेके कलेक्ट्रेट तक जाती है, जहाँ कलेक्टर जो है अंतिम पदाधिकारी होता है जो आपके मामलों का निस्तारण करता है। तो ये 2 मामले जो है सेक्शन 4 और सेक्शन 5, सेक्शन 9 के साथ सेक्शन 4 और सेक्शन 9 आप पढ़ेंगे, जिसमें सेविंग्स को बताया गया है कि सेविंग्स पे लागू नहीं होगा ये कोड, और रेवेन्यू कोड पे ये हमारा कोड जो है वो लागू नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बात चीजों को कोर्ट, हमारा सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी। इसके अलावा जितने भी मामले होंगे उन सबको सुनेगी। अब सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में आ जाइए। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 होता है, ये बता रहा है कि पद से और संपत्ति से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारे ही मामले जो है हमारा सिविल कोर्ट सुनेगा, अगर वो मामले पूर्ण रूप से धार्मिक कृत्यों पे, कार्यों पे क्यों ना अवलंबित हों, क्यों ना उस पे जो है आधारित हों। तो इसका क्या मतलब है? और इसमें एक और शब्द लिखा गया है, किसी बात के होते हुए भी, नॉट विथ स्टैंडिंग। जब कानून की किसी भी बुक में आपको ये मिल जाए कि नॉट विथ स्टैंडिंग, इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोसीजरल कोड, वो एक्ट, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, चाहे आपका जो है आईपीसी है, बीएनएस है, या जितने भी आपके लॉज हैं, उसमें नॉट विथ स्टैंडिंग लिखने का मतलब ये होता है कि उस पूरे एक्ट, उस पूरे कोड में कहीं भी कोई भी बात लिखी गई है
उन बात के रहते हुए भी वो जो सेक्शन है वो अपना काम करता रहेगा। कहीं और कोई बात लिखी गई है उसके कॉन्ट्राडिक्ट में, तो उस पे वो प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब ये होता है कि नॉटविथस्टैंडिंग, इस बात को हर लॉ के स्टूडेंट को समझना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये हमारे पद से संबंधित मामले और हमारे संपत्ति के संबंधित मामले, ये दो ही शब्द हैं केवल जो सिविल नेचर के हैं, ये हैं क्या? तो देखिए, जब हम आपको सेक्शन 9 पूरा डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि इस पे मेंस में फुल क्वेश्चन आता है, तब हम आपको बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि जो पद से या जो आपके ऑफिस से रिलेटेड मामले हैं, वो मामले पे बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? अगर आप एक व्यक्ति किसी संस्था में, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी व्यक्ति के पास जाता है काम करने, और वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसके काम के बदले कुछ कंसिडरेशन, कुछ प्रतिफल दिया जाएगा। व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है, कुछ दिन बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, वो संविदा का भंग हो जाता है। अब उस व्यक्ति का जो डैमेज है, जो उसकी नुकसानी है, जो क्षति है, उस क्षति को लेने के लिए वो कहाँ जाएगा? वो सिविल कोर्ट जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की विधि। एक व्यक्ति जो है उसको कहीं चुनाव हो रहा है, उसमें अपना मत देने का अधिकार है, वो मत देने से रोक दिया जाता है। ये उसका लीगल राइट है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मत दे, मत देने के अधिकार से उसको रोक दिया जाता है। राइट टू फ्रेंचाइज उसका जो है, इसका हनन कर दिया जाता है। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो जाएगा सिविल कोर्ट। भले ही वो व्यक्ति जो है, जो चुनाव में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जीत जाए, लेकिन क्योंकि उसके लीगल राइट से, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से उसको रोक दिया गया, इसलिए वो सिविल कोर्ट जाएगा। इसके लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसके लॉ है, इसके लिए आपके पास लॉ ऑफ टॉर्ट बना हुआ है। तो अब तीसरी बात समझिए कि एक व्यक्ति जो है विवाह की संविदा करता है किसी व्यक्ति के साथ, हिंदू धर्म में इसको संस्कार माना जाता है, लेकिन जब आप डाइवोर्स लेने जाते हैं तो डाइवोर्स लेने के लिए आप जाते हैं सिविल कोर्ट, क्योंकि वहाँ कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व जो होते हैं और जो आपको एलुमिनी चाहिए होती है, उसके लिए आपके पास पर्सनल लॉ बने होते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ और इस तरीके के बहुत सारे लॉ जो होते हैं। तो आपके एक शब्द से के ऊपर बहुत सारे लॉ डिपेंड होते हैं। अब आप आते हैं हम संपत्ति से संबंधित तरीका, इसी तरीके से आपके पास से संबंधित बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। हम समझते हैं अब संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार जो है, हमारे पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट जो है, वो 4 तरीके की हमारे पास प्रॉपर्टी है। पहली है मूवेबल, दूसरी है इमूवेबल, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, तीसरी है हमारे पास टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, मूर्त और अमूर्त। जब हम बात करते हैं कि हमारी संपत्ति चल है या अचल, उससे संबंधित कोई विवाद होता है, तो हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ने। ये हमारे चल और अचल संपत्ति का प्रोटेक्शन करती है। चल संपत्ति का मतलब क्या होता है? जो संपत्ति जिनको आप लेके जा सकते हैं, और वो संपत्तियां जिनको आप उसकी जगह से नहीं उठा सकते, नहीं उखाड़ सकते, जैसे भूमि है, भवन है, इसको गिराया जा सकता है लेकिन वहां से उठाया नहीं जा सकता। हम वहां जब टीपीए पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है आपके पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा है हमारे पास, तीसरा और चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्ति का मतलब तो आप सब समझते हैं कि जो विजिबल हो, जो दिख रही हो। लेकिन अमूर्त संपत्ति क्या होती है? ये जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी होती है बौद्धिक क्षमताएं, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है कि एक व्यक्ति जो है इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना उसके पास बौद्धिक क्षमता है कि वो क्या करता है कि कोई नया इन्वेंशन कर देता है, वो क्या करता है, कोई नया क्रिएशन कर देता है और उसको अपने नाम से रजिस्ट्रेट करा लेता है, जिसको हम कानून की भाषा में कहते हैं कॉपीराइट और पेटेंट। कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बना लेता है, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, कुछ ऐसी चीज कोई इन्वेंट कर देता है जो कोई और व्यक्ति या अभी तक समाज में हमारे नहीं आया होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने आपको इन 2 शब्दों पे बहुत सारे लॉज डिपेंड होते हैं, ये बता दिया। अब आपको समझना ये है कि इसके ऊपर जो मामले जो है पूर्ण रूप से धार्मिक हैं।
धार्मिक मामले हमारे कहाँ हैं? ये धार्मिक मामले हमारे डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 25 टू 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक हमको बताया गया है कि हम एक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का हमको पूरा अधिकार है। और इसको हम कहते हैं कि अगर इस अधिकार में हमारे कोई बाधा डालता है, एक व्यक्ति जो है अपने धार्मिक धर्म को मानने के लिए कहीं पूजा पाठ कर सकता है, नमाज पढ़ने जा सकता है, प्रे करने जा सकता है, और उसके इस अधिकार को आप नहीं रोक सकते। कोई धार्मिक अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई जुलूस निकालता है, कोई अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई भूमि का अधिग्रहण करता है, कोई भूमि एक्वायर करता है, और जब आप उस पे कोई बाधा मतलब जिसको कहते हैं कि युक्ति संगत काम में अगर आप कोई बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है सिविल कोर्ट में जाता है, और ये उसके सिविल अधिकार का हनन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 टू 28 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि भले आपके किसी पद से फीस कोई जुड़ी हो, कोई उस पे आप जो है सैलरी पा रहे हो या ना पा रहे हो, ये सारे अधिकार जो हैं आपके वो सिविल राइट हैं, सिविल मामला बनता है। अब हम इसको एक आसान भाषा में इसको आसान से शब्दों में समझ लें। अभी हमने इसके टेक्निकल पार्ट को समझा कि सेक्शन 9 एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 और सेक्शन 9 की पूरी भाषा क्या है। सेक्शन 9 ये कह रहा है, मैं जल्दी से बता देती हूँ, कि जो जितने भी सिविल कोर्ट जो है सारे ही मामलों का विचार करेंगी जो सिविल नेचर के हैं। देखिए, सिविल कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जब उसके साथ एक नेचर लग गया तो ये उसके मामले, उसकी प्रकृति को और बढ़ा देता है, उसका और विस्तार कर देता है। तो जितने भी मामले सिविल नेचर के होंगे वो सारे ही मामलों को सिविल कोर्ट सुनेगा। केवल उन मामलों को जहां ये कोर्ट जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड करता है, सेक्शन 4, सेक्शन 5। उसके बाद कौन कौन से मामले सुने जाएंगे, उसमें आपका पद से संबंधित अधिकार आएगा, आपके ऑफिस से संबंधित अधिकार आएगा, आपकी संपत्ति से संबंधित अधिकार आएगा, और ये धार्मिक अधिकार जो है आपको मिले हुए, ये तीनों अधिकार आएंगे, भले ही उस पद से कोई फीस जुड़ी हो या ना जुड़ी हो। तो सेक्शन 9 समझ लिया आपने, तो आपने सिविल मामला समझ लिया, सिविल नेचर का क्या मामला है वो आपने समझ लिया। एक सामान्य व्यक्ति को समझने की बात यह है कि जितने भी मामले आपके पद से संबंधित होंगे और जितने भी मामले आपके संपत्ति से संबंधित होंगे वो सब सिविल नेचर के होंगे। अभी आज के लिए केवल इतना ही, और ये मेंस में एक फुल क्वेश्चन आता है। मैं अगली क्लास लेके आपको ये बताऊंगी पूरा डिटेल में कि कौन कौन से मामले जो है आपके होंगे, तो आपका मामला सिविल बनेगा, और मैं पूरा केस लॉ के साथ बताऊंगी कि कितने कौन कौन से मामले जो है सिविल होंगे और कौन से मामले सिविल नहीं होंगे, कहाँ जो है बार्ड किया गया, एक्सप्रेसली बार्ड किया गया है। तो आप जो है ये पूरा तैयार करिए, बहुत गंभीरता से तैयार करिए इस एक शब्द को। नमस्कार।